हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स टू द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और हाउ कैन एन अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम बी सिलेक्टेड। कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकते हैं या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन में, मतलब कि सिलेक्शन में। हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन में इफेक्ट करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नया आया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स टू द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन में अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है एक रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन से पहले। अगर हमें इसके बारे में प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने से पहले इन फैक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा, तो आगे चल के हम हो सकता है एक ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लें जो कि वैलिड ही नहीं थी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या फिर कोई और फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। So, an appropriate research problem can be selected by taking three factors into account. These factors can show in the following diagram, जो कि अगली स्लाइड में आपको शो होगा, जो कि इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कुछ सब फैक्टर्स हैं जो इन पॉइंट्स में आपको शो हो रहे हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए इसकी। तो पहले चार्ट के थ्रू देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट वन है रिसर्चर्स इंटरेस्ट, सेकंड इज रिसर्चर कॉम्पिटेंस, थर्ड इज ओन रिसोर्स ऑफ रिसर्चर, मतलब रिसर्चर्स के खुद के सोर्सेज। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हो सकते हैं रिसर्चेबिलिटी, नोवेलिटी, फिजिबिलिटी, सोशल यूटिलिटी एंड रिसर्च पर्सोनल। अब बहुत से अदर फैक्टर्स जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में देखते हैं कि कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिसर्चर इंटरेस्ट, मतलब रिसर्चर का खुद का इंटरेस्ट, जो रिसर्च कर रहा है वो एम्प्लॉय, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन में। अगर उसका खुद का ही इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसे हर फील्ड के अपने अपने रिसर्चर हो सकते हैं। जैसे आप देख लो कि आप अगर एक ऐसे फील्ड से, मार्केटिंग फील्ड से हैं, अगर आप उससे रिगार्डिंग कोई टॉपिक लेते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हो रिसर्च का जिसके अंदर आपको नॉलेज भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो उस रिसर्च को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप खुद ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग तो अपनी स्ट्रीम चूज करते हो। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जाते हो। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, या फिर आपको पॉलिटिक्स में या फिर कुछ ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स की तरफ भी जा सकते हो। राइट, तो उसी तरीके से रिसर्चर के पास भी अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर रिसर्चर का अपना एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं है तो वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएगा, तो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए अपने रिसर्च का टॉपिक। अ रिसर्चर मस्ट मेक सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इन विच ही हैज his interest. The interest of a researcher in the research problem depends on his educational qualification, experience, attitude, as well as approach. Thus, a researcher must necessarily take his interest into account while selecting an appropriate research प्रॉब्लम। वही जो हमने पढ़ा कि रिसर्चर को अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए
अगर वो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट नहीं करेगा तो वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है वाइल सिलेक्टिंग एंड रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस। मतलब कि रिसर्चर इतना कॉम्पिटेंस, रिसर्चर कॉम्पिटेंस मीन्स a researcher must select such a problem which he can understand in a proper manner. He also determine on the basis of his reasoning power that which problem must be paid attention first. A researcher must remain attentive for the solution of a problem even before its occurrence. मतलब कि एक रिसर्चर इतना कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसमें इतनी रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को हमें पहले अटेंशन देनी है। मतलब कि ये, अब अगर कोई आप काम कर रहे हैं, अब वो देखेगा रिसर्चर कि ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो ये देखेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद देखेगा कि इसका क्या रीज़न है। ये तो नहीं देखेगा पहले कि उसका क्या रीज़न है और उसके बाद वो देखे कि प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है और एक रीजनिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर, एक इतना कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि रिसर्चर को पता होना चाहिए कि उसे कब क्या करना है। उसे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमें ये फ्यूचर में अगर हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए उसे पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड सोल्यूशन हमें देखना है, इससे रिलेटेड क्या सोल्यूशन हो सकता है। मतलब उसको उस सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, राइट। थर्ड वन इज ओन रिसोर्स ऑफ रिसर्चर। मतलब अ रिसर्चर मस्ट सिलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर विच ही हैज़ द एबिलिटी availability of the sufficient financial resources. If it is not so, then he can arrange the required fund from the other person or organizations. If a researcher selects such research problems which are beyond his reach, then he may have to face failure in the solution of such a रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि रिसर्चर के पास खुद के रिसोर्सेज होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास फाइनेंशियली वो तैयार ही नहीं है उस रिसर्च को करने का। मतलब कि रिसर्च में इतना खर्चा हो जाता है, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट होती है जितनी फंड्स की उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी नहीं है उसके पास फंड्स की। अगर उसके पास नहीं है तो उससे कलेक्ट कर लेना चाहिए पहले, या तो किसी पर्सन से या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, कि उसको रेडी रहना चाहिए कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमें फंड्स की अरेंजमेंट चाहिए तो वो पहले ही अरेंज करके रखे, फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो पहले से ही अरेंज करके रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास फंड्स ही नहीं है और वो रिसर्च स्टार्ट करती है। तो उसके पास पूरे रिसोर्सेज होने चाहिए रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। तो उस चीज़ का रिसर्चर को बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब कौन से एक्सटर्नल, ये जो हमने पढ़ा है वो सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स थे जो रिसर्चर के खुद के थे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च का काम करा रही है तो उससे रिलेटेड फैक्टर्स थे। जो अब हम पढ़ेंगे वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब कि बाहर के फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी हो सकते हैं, या फिर कोई मार्केटिंग के अंदर अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की, वो सारे कैसे इफेक्ट करेंगे इसके अंदर हम वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज रिसर्चेबिलिटी। मतलब कि द रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्टेड बाय अ रिसर्चर मस्ट बी रीचेबल। मतलब एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाना चाहिए जो कि रीचेबल हो, मतलब कि रिसर्चेबल हो। एक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम रिसर्च ही नहीं कर सकते, जो वैलिड ही नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक हम उठा लें या फिर ऐसा कोई भी जिसका सोल्यूशन हम प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको लेके ही नहीं आ सकते। तो एक ऐसा सोल्यूशन है ही नहीं उस प्रॉब्लम का, या फिर वो वैलिड ही नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो हमने खुद से बना ली है, या फिर रिसर्चर को कंफ्यूजन हो गई, या फिर कुछ उसने ऐसा गलत टॉपिक उठा लिया है। तो इस सब से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एक रिसर्च को करने के लिए, तो इस फैक्टर को बहुत सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ता है एक रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई सिलेक्ट करने से पहले। अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम रेफर्स टू दैट प्रॉब्लम विच हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड बट देर इज अ नीड टू फाइंड आउट that this research can be made by obtaining the accurate data with regard to the problem। मतलब कि एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सच में नीडेड है, उसके लिए सोल्यूशन चाहिए। एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका रियल सोल्यूशन भी है वर्ल्ड में,
वही हमें टॉपिक उठाना चाहिए, उसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए रिसर्चर को ये फैक्टर ध्यान में रखना पड़ता है। Next is novelty. Novelty means the problem selected by a researcher must be in relation to the which such problem has not been conducted. मतलब कि एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके लिए पहले रिसर्च नहीं की होनी चाहिए, नहीं की हुई हो। एक ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है, बहुत सारे रिसर्चर ने उसके ऊपर अपनी रिसर्च के सॉल्यूशन दे दिए हैं। एक ऐसा टॉपिक पुराना नहीं होना चाहिए कि बार बार उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके लिए सच में हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। द प्रॉब्लम मस्ट हैव ओरिजिनलिटी, मतलब उसका खुद का ओरिजिन होना चाहिए। द एफर्ट्स मेड ऑन सम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन प्रूव टू बी यूजलेस, यूजलेस हो जाती है अगर हम सेम प्रॉब्लम पे बार बार रिसर्च कर रहे हैं तो। थर्ड वन इज फिजिबिलिटी, मतलब प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, नीडेड है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए। वाइल सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम अ रिसर्चर मस्ट नेसेसरली ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी सिलेक्टेड बाय हिम इज अ फिजिबल और नॉट, क्या वो फिजिबल है या नहीं है। A researcher can check the feasibility by taking the following question into account, मतलब इन सब का ध्यान में रख के ही चेक किया जा सकता है कि रिसर्च प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी करेक्ट है या फिर नहीं है। फर्स्ट इज आर द रिक्वायर्ड डाटा अवेलेबल, मतलब जिससे रिलेटेड, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें हमारे पास डाटा अवेलेबल है या नहीं है। आर द अप्रोप्रिएट मैथड फॉर द एनालिसिस ऑफ अ डाटा अवेलेबल, मतलब कि एक ऐसा मैथड जो कि बिल्कुल सही हो उसको एनालिसिस करने के लिए डाटा को, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर है तो ही उसकी फिजिबिलिटी, मतलब कि उसके प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, हम उसको सच में कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, तो इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ वन इज सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी कैसे कि मतलब सोसाइटी में कुछ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए उस टॉपिक की, रिसर्च की, मतलब ऐसी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि उसके लिए सच में सोल्यूशन नीडेड है बाय द पब्लिक। अगर सोल्यूशन ही नहीं चाहिए, उसका कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं, तो फिर उसको करने की नीड ही नहीं है, उसके उस टॉपिक के ऊपर रिसर्चर को रिसर्च करने की नीड नहीं है। तो सोशल यूटिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी काम करने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी रिसर्च कर रही है या कोई भी काम कर रही है तो उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कंज्यूमर्स होने चाहिए, मतलब कि पब्लिक जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम चला रही है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पब्लिक कस्टमर ही होने चाहिए। तो उसको देख कर ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रिसर्च करा रही है, अगर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, सोसाइटी को ध्यान में रखना चाहिए। द फैक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड दैट what significance the problem has for the society. The greater is the significance the problem has for the society, greater will be the importance of the solution of the problem for a द रिसर्चर, मतलब कि अगर सोसाइटी में वो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की तो वहाँ पर उस सोशल यूटिलिटी पूरी हो रही है उस टॉपिक को लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर एक सोसाइटी की, तो इस फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ इज रिसर्च पर्सनल, मतलब कि a researcher needs special type of research personnel, researcher, research investigator as well as research professors, मतलब कि एक अकेले पर्सन का रिसर्च करने का काम कंप्लीट नहीं हो सकता। रिसर्च एक अकेले पर्सन की बात नहीं है कि एक पर्सन गया है या फिर वो अपना काम कर रहा है और रिसर्च कर ली, उसके लिए उनको प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो उनसा उन्हें टॉपिक वो चूज़ किया उससे रिलेटेड अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे उनके जो रिसर्च के प्रोफेशनल्स होते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे, इन्वेस्टिगेटर, जो भी रिलेटेड डाटा उन्हें चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उन्हें ला कर देंगे, कलेक्ट करके देंगे। और बहुत सारे प्रोफेसर्स की भी नीड पड़ती है जो कि उनकी हेल्प करते हैं उस रिसर्च को करने के लिए। A researcher must observe if he will be able to get suitable personnel in relation to the research problem selected by him, and will they
ऑफर फुल कॉपरेशन इन द रिसर्च वर्क, मतलब कि वो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं उनके साथ रिसर्च वर्क में या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो उनका हेल्प नहीं करेंगे रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने में, कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा एक रिसर्चर के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उसको सॉल्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अदर फैक्टर्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जब एक हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रोल है उनका कि हम इन्हें देखना इतना ज़रूरी हो जाता है एक आइडेंटिफिकेशन से पहले रिसर्च की प्रॉब्लम को, कि हमें उन पे कंसीडर करना, हमें उन्हें कंसीडर करना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम उन्हें कंसीडर नहीं करें तो हम रिसर्च का जो हमारा काम है वो रुक भी सकता है, और रिसर्च का जो हम कर रहे हैं वो फेल भी हो सकती है। सो अदर फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, द टाइम एज वेल एज द कोस्ट मस्ट बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन, कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, आ सकती है हमारी इस रिसर्च में, और क्या कॉस्ट आनी चाहिए, कितनी आ सकती है, और टाइम की अवेलेबिलिटी, मतलब कितने टाइम में हमें रिसर्च करनी है, कितना टाइम हमें लगेगा। टाइम की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इतने टाइम की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम उसको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, हमें पूरा प्रॉपर टाइम उस रिसर्च के लिए देना ही पड़ेगा। इसीलिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे पास कितना टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को, कि इस प्रॉब्लम के लिए इतना टाइम हमें लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। द सिलेक्टेड प्रॉब्लम मस्ट बी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द बिजनेस एंड द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बिजनेस और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होनी चाहिए उस प्रॉब्लम की, उसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहिए। अ रिसर्चर मस्ट नॉट सिलेक्ट अ वेरी नैरो एंड अ वेरी अननोन प्रॉब्लम, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो वैलिड ही नहीं है, जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, या फिर इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सच में जिसके लिए सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अ रिसर्चर मस्ट नॉट सिलेक्ट एन कॉन्ट्रोवर्जियल प्रॉब्लम, मतलब कि ऐसे नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्जी हो चुकी हो, ऐसा कोई टॉपिक हमें चूज नहीं करना चाहिए एक रिसर्चर को। अ रिसर्चर मस्ट सिलेक्ट अ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, मतलब कि एक रिसर्चर को प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए, जो वो प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहा है वो किस बेसिस पे करेगा, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो उसने ऑलरेडी रिसर्च करके ले लिया है, या फिर उसने पहले कोई रिसर्च करी है, या फिर उसका कोई और एक्सपीरियंस है, या फिर उसने जो भी अपनी अकेडमिक क्वालिफिकेशन करी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो उसने ट्रेनिंग ली है उस स्टडी को करते हुए, उन सब के बेसिस पे ही उसे एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो इंटरनल, एक्सटर्नल और अदर फैक्टर्स हमें पड़े हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने से पहले, आइडेंटिफिकेशन से पहले, सिलेक्शन से पहले। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो बहुत रिलेवेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ऐसे नॉलेज के लिए भी, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस केसेस में भी ये सारे एक ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो हमारे को हमारी लाइफ में भी, अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर कभी कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस सब केसेस में हमें काम आते हैं हमारे फ्यूचर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए अगर आपको ये क्लास पसंद आई है। थैंक यू।